बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर होंगे अपने घरों पर। जैसा कि आपको पता है कि आई एम योर बायो टीचर एट ब्राइट किड्स पब्लिक हाई स्कूल एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू माई क्लास. Well, if we talk about the class, this is, as we all know, this is my third lecture of biology from your first chapter, Introduction to Biology. यानी कि आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर, दिस इज़ माय थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. हमने प्रीवियस दो वीडियोस में डिस्कस किया कि बेसिकली व्हाट इज़ बायोलॉजी, then branches of biology, then relation of biology with the other branch of science, then career in biology. और आज की जो वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड ऑन व्हाट बेसिस एंड व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Okay, so division of living organism. As we all know that living organism are divided into two main branches. That before 5 kingdom system there were 2 kingdom system. यानी कि has commonly हमने जो पढ़ा था या पढ़ते हुए आ रहे थे सबसे पहले कि बेसिकली 2 ही किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. या तो वो जो अपने पैरों पर चलते हैं या तो वो जो पैरों पर नहीं चल पाते और अपनी खुराक खुद बनाते हैं. ठीक, यानी कि आपके पास 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बेसिकली डिफाइन करती है किंगडम प्लांटे को और किंगडम एनिमेलिया को. जितने भी एनिमल्स यानी कि जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जो चल सकते हैं, उन दे आर कॉल्ड एनिमल्स. और जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं अब उन्हें कहा जाता है प्लांट्स. ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ. सो लेट्स मूव टू द प्रीवियस वीडियो अगेन. कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि आपके पास 2 किंगडम सिस्टम को डिवाइड किया गया था. डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म वर डिवाइड इनटू 2 किंगडम सिस्टम एंड दिस वाज इन द पास्ट. लेकिन जब लेटर ऑन फर्दर तरक्की हुई साइंस में, फर्दर डेवलपमेंट हुई, तो उनको पता चला कि दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते ना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस ब्रांच में रखा जाएगा. अच्छा, उन ऑर्गेनिजम्स को कहाँ रखा जाएगा जो बीच में लाई करते हैं, जो चल फिर तो नहीं सकते लेकिन अपनी खुराक खुद बना सकते हैं. तो वो ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप में आते हैं. यानी जैसे जैसे मोर एंड मोर ऑर्गेनिजम्स दरियाफ्त होते गए, आपके पास ये 2 किंगडम सिस्टम जो है वो टोटली क्या हो गया, फेल हो गया. अब इसी 2 किंगडम सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया 5 किंगडम सिस्टम में. यानी अब जो क्लासिफिकेशन मानी जाती है वो कहा जाता है 5 किंगडम सिस्टम. ठीक, अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट. According to the 5 kingdom system, there are 5 different groups. The first one is Plantae, Fungi, Animalia, Protista and Monera. स्टार्ट हम लोअर टू अप करते हैं. लोअर टू अप जाएंगे तो सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा, जिसे कि किंगडम प्रोक्रियोट्स कहा जाता है. देन किंगडम प्रोटेस्टा, देन किंगडम प्लांटे, फंजाई एंड एनिमेलिया. दीज आर 5 किंगडम सिस्टम. The 5 kingdom system were first discovered in 1969 by Robert Whittaker. Robert Whittaker was the scientist who discovered these 5 kingdom system. जिसने ये चीज़ देखी कि एनिमल्स को हम 2 किंगडम सिस्टम के मुताबिक नहीं क्लासीफाई कर सकते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इन 2 किंगडम सिस्टम को कंप्लीट नहीं होते. ठीक, तो they were divided into later on 5 major groups, यानी 5 kingdoms, जिन्हें हमने कहा प्रोक्रियोट्स, प्रोटेस्टा, यानी प्रोक्रियोट्स आर आल्सो कॉल्ड एज मोनेरा, जो अपने पिछली डायग्राम में देखा. प्रोटेस्टा, देन फंजाई that lies between lower and higher animals, then come Plantae, and last is Animalia. These are 5 major groups: prokaryotes, Protista, fungi, Plantae and Animalia. ठीक, सबसे पहले आते हैं प्रोक्रियोट्स में कि व्हाट आर प्रोक्रियोट्स. प्रोक्रियोट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें बहुत ही सिंपल छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो टोटली डिपेंड करते हैं 1 लिविंग सेल पे, जिसमें इसकी एग्जाम्पल आती है आपके पास बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, टोटली डिपेंडेंट ऑन 1 सेल. एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, सारा सेल का फंक्शन का एक ही सेल परफॉर्म करता है और ये बहुत सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दीज आर कॉल्ड प्रोक्रियोट्स. इन्हें किंगडम मोनेरा में भी रखा जाता है या किंगडम प्रोक्रियोट्स भी कहा जाता है. ठीक, एग्जाम्पल क्या है इनकी, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. वेरी सिंपल यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. होप इट्स क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट पे जाने से पहले थोड़ा सा टच मैं आपको प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स का देना चाहूँगी कि व्हाट आर प्रोक्रियोट्स एंड व्हाट आर यूक्रियोट्स. ये लेक्चर आपका लास्ट चैप्टर पे भी है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम प्रोक्रियोट्स और मोनेरा को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा डेफिनेशन पे जाना बहुत ज़रूरी है. प्रोक्रियोट्स, अच्छा, वर्ड, व्हाट इज़ द वर्ड प्रोकैरियोट्स, यानी कि इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 वर्ड्स, प्रो एंड कैरियोट्स. कैरियोट्स लफ्ज़ निकला है कैरियन से, विच मीन्स न्यूक्लियस.
एंड द वर्ड प्रो मीन्स बिफोर, यानी कि ऑल दो सेल्स विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, उसे कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, यानी दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। ठीक, यानी कि ऑल दोज सेल्स विच डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस इट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, यानी कि वर्ड निकला है प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स निकला है कैरियन से विच मीन न्यूक्लियस। दे आर द सेल विच डू नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस इनसाइड इन इट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल सेल के अंदर वैसे ही लाई करता है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ये कहा जाता है क्या, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोट। अब दो वर्ड है, दो किस्म के सेल होते हैं, या तो सेल प्रोकैरियोटिक होता है या तो सेल यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी कि विदाउट न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक यू अगेन एंड कैरियोट्स, यानी कि वर्ड निकला है यू कैरियन से। यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसमें टू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, टोटली ऑपोजिट ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट विदाउट न्यूक्लियस इन सिंपल वर्ड, एंड यूकैरियोटिक मीन विद न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। ठीक, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस के साथ जिसे मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है इज कॉल्ड यूकैरियोटिक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस नजर आ रहा होगा, दिस हाफ इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस हाफ इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि आप इसके अंदर जो आपकी ये सेंटर का जो मटेरियल है दिस इज कॉल्ड डीएनए विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये किसी न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड नहीं है, यहाँ पे आपको कोई न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर इसी डायग्राम को आप अपने लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ एक मेम्ब्रेन बाउंडेड अलग से कमरा नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक, अच्छा, ये सेल बहुत सिंपल है, इसमें कोई हाई ऑर्गेनेलिज पाई नहीं जाती, छोटे छोटे से आपको राइबोसोम्स या डीएनए या सेल वॉल या छोटे साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा होगा। ठीक, लेकिन इसकी ऑपोजिट जबकि यूकैरियोटिक सेल एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ, वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज के साथ पाया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नेक्स्ट move to the next kingdom. The next kingdom is called protista. Protista, ठीक, प्रोटेस्टा आर सिंपल यूनिसेलुलर हैज़ दिस इज। अब ये थोड़ा सा हम आ जाते हैं सिंपल से थोड़ा सा ऊपर सेकंड लेवल पे, यानी कि पहले हम बहुत सिंपल की तरफ थे, बहुत सिंपल यूनिसेलुलर थे, अब उनसे थोड़ा सा हाई क्लास हम ऑर्गेनिज्म पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, किंगडम प्रोटेस्टा में, किंगडम प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। यानी प्रोटेस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सिंपल ऑर्गेनिज्म तो होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं, लेकिन साथ साथ थोड़े से मल्टी सेलुलर भी इन्होंने इन्वॉल्व करनी है किंगडम प्रोटेस्टा में। अच्छा, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद होता है, क्योंकि हम यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस लाजमी होगा। ठीक, अच्छा, जिसकी एग्जांपल क्या आपके पास क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा है, पैरामीशियम है, वॉलवॉक्स है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोटेस्टा। यानी अब हम सिंपल से थोड़ा सा ऊपर क्लास पे चलेंगे, पहले बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म, अब सिंपल से हम थोड़ा सा अपर क्लास पे आ गए। ठीक, अच्छा, द नेक्स्ट इज फंजाई। द फंजाई, इफ वी टॉक अबाउट फंजाई, फंजाई आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म हुआ जिनमें क्या होती है टोटली, अब हम आ गए यूनिसेलुलर से आगे टोटली मल्टी सेलुलर। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, अच्छा, दे डोंट हैव द क्लोरोफिल, अब इनके पास क्लोरोफिल की मौजूदगी नहीं होती। ठीक, तो ये यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसीलिए हम इनको प्लांट कैटेगरी में नहीं रखते। अच्छा, इनको हम एनिमल कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ना ये एनिमल की फैमिली को बिलोंग करते हैं, ना ये प्लांट की फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनके अपने खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से इनको अलग ग्रुप में रखा गया है। अच्छा, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, मशरूम्स। मशरूम्स आपने देखा होगा जो अक्सर दरख्तों के नीचे डंप गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। या अगर बात की जाए राइजोपस की, कभी ब्रेड देखी है, ब्रेड पर कैसे फफूंदी लग जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड राइजोपस। यानी कि अगर आप किसी फ्रूट को या रोटी को या डबल रोटी को, ठीक है, ब्रेड को या आपके पास इवन सिंपलर रोटी को भी घर पे रखा जाता है तो कुछ अरसे के बाद उस पर ग्रीन कलर का फंगस आ जाता है, दैट फंगस इज कॉल्ड फंजाई, राइजोपस। ठीक, होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज ग्रुप प्लांटे। अब चूँकि आप इन क्लासेस को 1 by 1 बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इसीलिए फ़िलहाल मैं आपको इसका से एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि व्हाट इज़ किंगडम सिस्टम।
अच्छा, तो आज नेक्स्ट आता है प्लांटे। प्लांटे नाम से जाहिर है ऑल द प्लांट्स, हायर प्लांट्स, मल्टी सेलुलर प्लांट्स कम इन दिस ग्रुप। देयर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दे कैन फोटोसिंथेसिस, यानी कि इनमें क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, इसीलिए इनको ग्रुप किस ग्रुप में रखा गया है, ग्रुप प्लांटे में रखा गया है। अच्छा, इनके सेल वॉल अराउंड द सेल अच्छा, इनमें एक खासियत होती है जिनकी वजह से इनको एनिमल से अलग रखा गया है। पहले तो मौजूद होती है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सेकेंड इज सेल वॉल। अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर वॉल विच कवर्स द सेल, जबकि एनिमल सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन। हियर इट इज प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, और एनिमल सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल अराउंड देयर सेल विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि बना होता है किस चीज़ से, सेलुलोज से। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल कोई भी हायर प्लांट ले लो, एप्पल ले लो, पीच ले लो, मस्टर्ड प्लांट ले लो, दैट कैन photosynthesis and have presence of chlorophyll are called group Plantae। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज एनिमीलिया। जैसे कि आप सबको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे बहुत सारे जानवर, यानी कि ऑल द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन दिस ग्रुप, इन दिस फाइलम, इन दिस किंगडम। जितने भी हायर एनिमल्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब क्या आते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल कम्स इन एनिमेलिया। दे हैव सेल मेम्ब्रेन, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है अराउंड देयर सेल। ठीक, अच्छा, जिसमें कोई भी लार्जर, हम इंसान आर पार्ट ऑफ एनिमेलिया। लार्जर एनिमल्स ले लो, शेर ले लो, हाथी ले लो, जेबरा ले लो, ज़राफ़ा ले लो, ऑल दीज बर्ड्स, इवन की बर्ड्स डू कम इन द ग्रुप ऑफ एनिमेलिया। सी एनिमल्स ले लो, फिशेज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एनिमेलिया, यानी कि ऑल दीज आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल। दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, दे हैव प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज, सो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल कम्स इन दिस कैटेगरी। यानी कि आपने 5 किंगडम पढ़े। पहले आपने पढ़ा था कि 2 किंगडम सिस्टम थे, सिंपल, प्लांट और एनिमल्स, लेकिन लेटर आपको पता चला कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी तो हैं जो ना तो प्लांट कैटेगरी में आ सकते हैं, ना एनिमल किंगडम सिस्टम कैटेगरी में आ सकते हैं। तो रॉबर्ट विटकर वाज द साइंटिस्ट इन 1969 हु क्लासिफाइड दिस 5 किंगडम सिस्टम, जिसने इन 5 किंगडम सिस्टम को दरियाफ्त किया गया था। एक बार फिर बता दूं, प्रोक्रियोट यानी किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। These are the 5 kingdom system according to which animals and plants and micro living organisms are classified. So I hope this is all clear to you all. ठीक, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज how what our religion, our holy book, our Quran says about the study, about the revealed study, and how it tells us that science is related to our own book। ठीक, आपको पता है कि हमारा ईमान है कि हम सबको पैदा किया है हमारा अल्लाह ताला ने, हम दुनिया की हर चीज़ को बनाया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, और ये सब कुछ हमारी किताब में बिल्कुल वाज़िया तौर पे लिखा गया है। तो इसी चीज़ को हम साइंस को रिलेट करते हैं थोड़ा सा अपनी हॉली किताब से, अपनी किताब कुरान पाक से। तो कहता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी सबसे पहले आ जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ की इब्तिदा कैसे हुई, कैसे लाइफ स्टार्ट हुई। तो साइंस कहती है कि लाइफ हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंपल सेल, यानी कि ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी एक सिंपल सेल से। यानी आज भी हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है या दुनिया में आता है या उसकी इब्तिदा होती है, तो वो होती है किस चीज़ से, एक सिंपल सेल से। ठीक, अच्छा, इवॉल्व इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यही सिंपल सेल क्या करता है, फर्दर आके जाके बनाता है, या तो प्लांट कैटेगरी में जाएगा या तो एनिमल कैटेगरी में जाएगा। अगर प्लांट कैटेगरी का होगा तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म अ प्लांट, अगर एनिमल कैटेगरी का होगा तो ऑब्वियसली इट विल फॉर्म एन एनिमल। यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल सेल। अब लेट्स कनेक्ट दिस विद द हॉली बुक। वो क्या कहती है, verse from Surah Anbiya, verse number 30, it says, did the unbelievers who do not accept the teaching of prophet not realize the heavens and the earth were one solid mass, and we tore them apart, and we made every living being out of water? Will they then not believe that we created all this? The next surah से नेक्स्ट सूरह में क्या कहता है आपके पास, आपकी बुक, आप अगर अपनी बुक ने सामने रखोगे तो आपको क्लियरली पेज नंबर 18 पर सेकंड सूरह का भी तर्जुमा नजर आएगा। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक अ पोटर
सूरह रहमान है वर्स नंबर 14, यानी कि इंसान को बनाने वाला अल्लाह पाक है और किस चीज़ से बनाया है, पानी और मिट्टी से, फ्रॉम अ सिंपल सेल। वो कहता है कि दुनिया, और आप चाहे दुनिया की बात की जाए चाहे जन्नत की बात की जाए, वो सब कुछ क्या था, एक सॉलिड मास था, और उसको तोड़कर डिवाइड किया गया और सब कुछ बनाया गया कहाँ से, पानी से। ठीक, नेक्स्ट सूरह कहता है कि पेयर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि हमको पता है कि and everything we have created pairs, perhaps you will take heed। सूरह अंबिया वर्स नंबर 30, हर चीज़ को बनाया गया है किस चीज़ में, जोड़ियों में। आप ये चीज़ नोट करोगे, क्या चाहे प्लांट्स की बात की जाए चाहे एनिमल्स की बात की जाए, दे कम इन पेयर्स, मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट सूरह से ग्लोरी टू अल्लाह, क्रिएटेड इन पेयर्स ऑल थिंग्स दैट अर्थ प्रोड्यूसेस, as well as their own human kinds and other things of which they have no knowledge। यानी कि हर चीज़, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे आपके पास वो चीज़ें जिनकी हमें नॉलेज भी नहीं है। सूरह यासीन वर्स नंबर 36, they all are made in form of pairs, we created all living things in the form of pairs। यानी कि हर चीज़ को बनाया गया किस चीज़ में, जोड़ियों में। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट इज कम्युनल लाइफ। There is not an animal that lives on earth, nor being that flies on its wing, but forms part of communities like you। सूरह इनाम है वर्स नंबर 38, कि हर चीज़, we all know that animal species live together। चाहे आपके पास हमारी इंसानों की स्पीशीज़ में हम बात करें तो इंसान सब एक सोसाइटी में रहते हैं इंसानों के साथ। जानवरों की बात की जाए तो वो जंगल में रहते हैं अपनी एक कम्युनिटी के साथ। परिंदों की बात की जाए तो वो दरख्तों पे रहते हैं, उनकी अपनी एक कम्युनिटी होती है। यानी हर एक को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज़। यानी इंसान इंसानों के साथ, जानवर जानवरों के साथ और परिंदे परिंदों के साथ। तो दिस इज़ कम्युनल लाइफ। ठीक है, कम्युनल लाइफ यानी कम्युनिटीज़ बनाई गई। ये सूरह नाम है वर्स नंबर 38। नेक्स्ट इज ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। He makes you in the womb of your mother, in the stage one after another, in 3 veils of darkness। यानी कि He makes you in the womb of mother। हम सबको पता है कि we are created in the womb of our mother, कि हमारी जो पैदाइश होती है वो अम्मी की या हमारी वालदा की पेट से होती है। और उसमें 1 to 1 क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। यानी कि आप एक सिंगल सेल से 2 सेल से फर्दर सेल्स में क्या होते हो, डिवाइड होते जाते हो। तो दिस डिवीजन इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू आवर लाइफ। यानी कि हमारी ज़िंदगी जो इब्तदा होती है फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हम अंधेरे से रोशनी की तरफ जो आते हैं, वो सब कुछ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है जो 1 and 2 स्टेजेस में होते हैं। ये दिस इज़ साइंस एंड दिस इज़ आवर कुरान which told us everything about it। यानी कि हमें हर चीज़ के बारे में बताया जाता है ऑलरेडी हमारी किताब में, जो बहुत पहले ही इस सब को क्लियर कर चुकी है और जिसे साइंस अब दरियाफ्त कर रही है। यहाँ तक क्लियर। दीज वर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द बायोलॉजिस्ट, क्योंकि हमें पता है कि बायोलॉजी के लिए हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये एक क्लियर मैसेज देता है, क्लियर डिस्कवरी देता है टू द थ्योरी ऑफ नेचर्स की मिस्ट्रीज़ को, नेचर की थ्योरीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए अल्लाह इन्वाइट करता है थिंकर्स को टू डिस्कवर ऑल दीज थिंग्स, कि आप सोचो, आप देखो, मैंने आपको अकल दी है उसको इस्तेमाल करो, मैंने आपको दिमाग दिया है उसको इस्तेमाल करो, मैंने हर चीज़ आपके सामने वाज़िया करके रख दी है। आप कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ो, आपके सामने हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। साइंस बेसिकली उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने को कहते हैं। साइंस कोई नई चीज़ नहीं बताती हमें, साइंस बल्कि उन्हीं चीज़ों के बारे में बताती है जो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ठीक, क्योंकि ये हमारी नाकाबिली है कि हम उन चीज़ों को, हम अपनी किताब को, अपनी चीज़ों को छोड़कर दूसरों की नॉलेज की तरफ भागते हैं, जबकि हम अपने ही आप में एक बहुत कंप्लीट किताब रखते हैं। यानी हमारे पास अल्लाह की तरफ से जो किताब नाजिल हुई है वो एक कंप्लीट चीज़ है। ठीक है, जिसमें दुनिया की, चाहे वो दुनियावी मसले हों चाहे आखिरत के मसले हों, वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई। लेकिन ये हमारी कम अक्ली है या हमारी, समझे कि हमारा बैड लक है कि हम उस चीज़ों को नहीं समझ पाते। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, कि आप मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या रोल था साइंस की कंट्रीब्यूशन में।
तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस एंड बायोलॉजी। जितने भी स्टार्ट हुई थी साइंस और बायोलॉजी, तो उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन थी। एंड स्पेसिफिकली अबाउट अगर एनिमल्स की स्टडी की जाए या प्लांट की स्टडी की जाए, तो वी कैन नॉट फॉरगेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। नंबर फर्स्ट साइंटिस्ट जो था आपके पास जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान एक ईरानी मुस्लिम साइंटिस्ट था, who was born in 721 and who died in 1815 AD के दौरान इनका टाइम था। और ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी अल-नबात और अल-हयान के बारे में, यानी कि पौधों की स्टडी के बारे में, और अबाउट दैट स्टडी ऑफ एनिमल्स। अल-नबात अबाउट द स्टडी ऑफ प्लांट एंड अल-हयान अबाउट द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बहुत उनकी किताबें मशहूर थी उस दौरान, उस एरिया में, यानी उस टाइम में। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट साइंटिस्ट इज अब्दुल मालिक आसामी, वॉज बॉर्न ऑन 740 एंड डाइड 828 AD में। ही वॉज एक्सपर्ट इन एनिमल साइंस। उसने भी बहुत सारी किताबें लिखी स्पेसिफिकली अबाउट एनिमल साइंस। ठीक, घोड़ों के बारे में किताबें लिखी, हाँ, अबाउट ऊँट के बारे में किताब लिखी, और उनकी किताबें भी बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं अबाउट एनिमल्स। यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते इफ़ यू टॉक अबाउट साइंस एंड बायोलॉजी, क्योंकि साइंस और बायोलॉजी में स्पेसिफिकली हम पढ़ते ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हैं, तो इन साइंटिस्ट की स्टडी को हम नहीं भूल सकते। नेक्स्ट इज अबू अली सीना, who was related to the medical science. He wrote about 99 books, 16 of which are about medicine. यानी 99 किताबें वो लिख चुके हैं, और उनमें से 16 किताबें जो हैं वो सिर्फ किस चीज़ के बारे में है, मेडिसिन के बारे में, यानी अद्वियात के बारे में। और उनकी जो रिलेटेड स्टडी थी वो क्या थी, वो थी मेडिकल साइंस। उनकी बर्थ क्या थी, 980, और 137 AD में वो फॉत हो गए। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इज़ अच्छा, उनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स में थे, उनमें अल-शिफा को आज भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था, और यूरोप की अबाउट 800, अच्छा, ये किताब स्टार्ट हुई थी कोई 800 साल पहले। यूरोप की स्टडी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में अबू अली सीना की बुक्स को पढ़ाया जाता था, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि ये साइंटिस्ट, मतलब आप ये मत समझें कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे तो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मुस्लिम साइंटिस्ट को इतनी वैल्यूज़ नहीं दी जाती, लेकिन दीज वर द इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। अच्छा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, उसको फाउंडर ऑफ मेडिसिन का नाम भी दिया गया है। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चंस। अगर आपको फिर भी मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई बेटरमेंट चाहिए हो, कोई मसला हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। यानी आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। आप इसको एक बार फिर पढ़ लेना अपनी बायो की बुक में, फ्रॉम द पेज नंबर 17, 18, 19। दीज वर 3 पेजेस। आप इनको पॉइंट्स को हाईलाइट करें। दिस ऑल आर प्रेजेंट इन योर बुक। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह।